ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। विपर्यासी विकल्पी लक्षण हम बताए थे। देखो, विपर्यासी विकल्पी लक्षण मतलब होता है उल्टा। उल्टा क्या मतलब? देखो, यदि कोई लंबा लक्षण लिए हैं तो लंबा के उल्टा हम क्या ले सकते हैं? बौना। बौना, तो लंबा का लक्षण तो एक लंबा लेंगे, एक बौना लेंगे। यदि बीज के आकार का लिए हैं तो आकार में यदि एक गोल लिए हैं तो एक झुर्रीदार लेंगे। यानी कि हम समझने क्या, यदि एक लाल है तो एक पीला लेंगे, उजला है तो इसका अपोजिट लेंगे, काला लेंगे ना। बात समझ में आया? विपरीत विपर्यासी लक्षण का यही मतलब हुआ कि उल्टा होना चाहिए। यदि एक लंबा है तो एक बौना होना चाहिए। बात समझा? अब इस सब का सिद्धांत देता है मेंडल साहब। कौन देता है? मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ठीक, अच्छा। मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान में ईसाई के मठ के पादरी थे। ठीक, मेंडल कौन था? तो ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया देश में ब्रून नामक स्थान में जन्म हुआ था। ठीक, ईसाई मठ के पादरी था। ठीक, उन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किया। कौन पौधा पर ये सब प्रयोग किया जाएगा? मटर के पौधे पर प्रयोग किया जाएगा। और बताया कि किस प्रकार एक पीढ़ी से कल क्वेश्चन, अच्छा पिछले स्लाइड पे हम लोग तुमको क्या क्वेश्चन पे छोड़े थे कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण कैसे स्थानांतरित होता है। तो यही बताता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षण का स्थानांतरण होता है। ठीक ना? ये बात को कैसे होता है इसको बताता है मेंडल साहब। अब मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? यो एगो बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो, एक प्रश्न है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया, दूसरा पौधा क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई इसमें स्वपरागन हो सकता है, परपरागन हो सकता है, कई सारा कारण है। ये कम समय, यदि मानव पे करता है यही प्रयोग तब तो साला हजारों लाखों साल लग जाता पता करने में। तब तक में मेंडल रहता, तब तक में पेंडल रहता मेंडल मर जाता तब तक में। इसीलिए सब चीज़ सोच समझ के मटर का पौधा का लिया ताकि उस पर प्रयोग कर सके। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? मटर के पौधे को ही प्रयोग करने के लिए क्यों चुना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझो, इसका उत्तर कई सारा कभी कभी पूछ देता है। तो इसका जीवन काल, पहला कारण है कि इसका जीवन काल छोटा होता है, बहुत कम दिन का होता है। कितना दिन का होता है? तो 120 से 130 दिन का होता है मटर का पौधा ना। मतलब कि 2 से 3 महीना, सॉरी ढेरी दिन हो गया, 2-3 महीना हुआ, 3 से 4 महीना परिपक्व हो जाता है। मतलब 120 से 130 दिन में इसका जीवन काल होता है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण, मटर को सरलता से उगा। सरल मतलब कोनो मिट्टी में उगाया जा सकता है, कहीं उग सकता है ना, कहीं जहाँ जाएगा वहाँ उगा के प्रयोग कर सकता है। तीसरा कारण, स्वपरागन होता है। इसमें स्वपरागन होता है। ठीक ना? स्वपरागन होगा जल्दी जल्दी, मतलब क्या होगा नहीं, हम समझाए थे स्वपरागन और परपरागन। परपरागन में 2 पौधा से कराना पड़ता था, स्वपरागन में अकेले 1 पौधा से हो जाता था। बात समझा? तो इसीलिए इसमें स्वपरागन, जिससे शुद्ध पौधा प्राप्त होने का संभावना अधिक है ना। यदि जनके वाला गुण संतति में आएगा तो शुद्धन होगा जी। ठीक, कृत्रिम रूप से परपरागन भी कराया जा सकता है। इसमें स्वपरागन और परपरागन दोनों का क्रिया होगा। मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षण सरलता से दिखाई देता है। जैसे कि एगो मटर गोल होगा तो एगो झुर्रीदार होगा, एगो लंबा होगा तो एगो बौना होगा। बात समझ रहा है ना? इसमें विपर्यासी लक्षण ज़्यादा दिखाई देता है, अदर पौधा में बहुत मुश्किल होता है। ठीक, चौथा कारण समझते हैं। मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण सरलता से दिखाई देता है। तो बता दिए, जैसे कि लंबा हो गया बौना, गोल हो गया झुर्रीदार, सफ़ेद हो गया बैगनी ना, ऐसा सब मटर रहता है, ऐसा सब। ठीक, तो ये सारा कारण था जिसके वजह से, ये चारों कारण के वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना। तो इसका उत्तर हमको मिल गया कि मटर के पौधे को क्यों चुना। इसका 4 टॉपिक में उत्तर मिला हम लोग को। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, कहता है लक्षणों की वंशागति के मेंडल का प्रयोग। अच्छा, क्या है? मेंडल ने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे को लिया, जैसे कि लंबे पौधे और बौने पौधे ना। अब अभी लेगा, अभी हम आगे तुमको बताएंगे कैसे लेगा।
मेंडल ने अपने प्रयोग में लगभग 29,000 मटर के पौधे का पर अध्ययन किया और कितना दिन तक 8 साल तक, कितने साल तक 8 साल तक लगातार किया। और कितने पौधा लिया था 29,000 पौधा। ये सब नहीं पूछा जाएगा तुमसे, लेकिन एगो गहराई जानकारी के लिए हम लिख दिए हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर प्रयोग किया गया। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने संकरण मतलब होता है निषेचन, संकरण मतलब एक दूसरे से कराना, ठीक, क्या प्रयोग किए, उन्होंने मटर के 7 लक्षण, क्या लक्षण लिया था, 7 गो लक्षण लेते हैं। क्या लक्षण, 7 गो। जैसे एगो लक्षण लेगा लंबाई का, दूसरा लक्षण लेगा मोटाई का, तीसरा लक्षण लेगा अलग अलग लक्षण 7 गो लिया। कौन कौन लिया आगे लिखे हैं, हम तुमको बताएंगे। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने संकरण के प्रयोग किए। उन्होंने मटर के 7 लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। वह समय काल सन इतना से इतना तक था। इसके अंतर्गत उन्होंने कठिन परिश्रम किया। उन्होंने अपने सिद्धांत में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी में, अच्छा, ये सब प्रयोग करके रखा कहाँ, तो यहाँ पे जाकर उसको रखा, इस सब कागज में लिख करके इस सब बात को जो 7 लक्षण पे किया था मटर के पौधे पर, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी में इस सब चीज़ को रख दिया। जब ये किया था तब दुनिया इसको नहीं माना, लेकिन बाद में दूसर लोग यही से हम प्रयोग किया, तब पता चला कि बात तो पहले ये कर चुका है कोई मेंडल नाम का आदमी, तो हमर की नाम होगा, तब जा करके एक नाम दिया गया मेंडल साहब का। बात समझ में आया, ठीक। अब ऐसा कौन सा 7 गो लक्षण है, अच्छा, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाइसम सटाइवम, याद रखेगा, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है, ठीक। क्योंकि मटर के बारे में जान रहे हैं तो इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए समझते हैं। 7 गो लक्षण लिया था, पता है तुमको मेंडल ने, कौन 7 गो लक्षण था। एगो था बीज का आकार, एगो था बीज का रंग, एगो था फली का रंग, फली मतलब समझ रहे हैं जो अति होता है, एगो था फली का आकार और रंग दोनों अलग है। तने की लंबाई, तना जो उसमें होता है, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, मतलब पुष्प कहाँ पे होगा, एगो तो पुष्प होता है कक्ष पर, एगो होता है शीर्ष पर, मतलब कक्ष मतलब जहाँ से डाल निकलता ही जाता है, एगो सिर पर रहता है, तो दोनों की स्थिति। बीज का आकार कैसा हो सकता है, गोल हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है, रंग पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, फली का रंग हरा और पीला हो सकता है, उसका जो फली का आकार है फूला हुआ हो सकता है या तो सिकड़ा हुआ हो सकता है, तने की लंबाई कैसा हो सकता है, लंबा हो सकता है या तो बौना हो सकता है। और यहीं पर हम लोग प्रयोग करेंगे अभी सबसे पहले लंबे और बौना पे। पुष्प का रंग बैगनी या सफ़ेद हो सकता है, पुष्प की स्थिति कक्षास्थ हो सकता है या फिर शीर्षस्थ हो सकता है, ठीक, बात समझा। अब निष्कर्ष कैसे निकलेगा ये तो यहाँ लिखा गया है, लेकिन हम लोग खुद ही निष्कर्ष निकालेंगे अभी मेंडल का प्रयोग कर करके। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए हम लिख दिए हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। क्या होता है समयुग्मजी, देखो किसको होता है, जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों, जीन मतलब जीन को हम लोग दर्शाते हैं टीटी से, कल वो बताए थे, जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों, जिसको युग्मक विकल्प या एलील बोलते हैं हम, समान होते हैं, तब यदि समान है जीन, यदि समान है तो उसको क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। क्या बोलेंगे, सम मतलब समान, देखो न बातें में क्लियर है, सम मतलब समान, ठीक। यदि समान है यानी कि टीटी है, टीटी मतलब टेल में ना लंबा का गुण को यदि दर्शा रहे हैं, ठीक। जैसे गोल का दर्शाएंगे तो कौन जी, आर, बड़ी की आर, बात समझा। जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों युग्मक विकल्प या एलील भिन्न होते हैं, अलग अलग होता है, जैसे एगो बड़की टी एगो छोटकी टी है, तो अलग अलग है, तो अलग अलग को हम लोग दर्शाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस, ठीक। बात समझ में आया यहाँ तक। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और पॉइंट आता है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का क्या मतलब है भाई, प्रभावी लक्षण मतलब है ऐसा लक्षण जो कि अगला पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे हमरे में यदि हमर केस काला है, तो यदि हमर बेटों का केस, हमर जो अगला पीढ़ी, हमर जो बेटा आएगा ओकरो केस यदि काला है तो हमर प्रभावी लक्षण उसमें गया ना, केस काला वाला। यदि उसमें नहीं हुआ केस काला, उसका केस बुरा हो गया, तो ये कौन जी हो गया, वह प्रभावी लक्षण हो गया। यहीं पे बात क्लियर है कि वह लक्षण जो पहला पीढ़ी F1 मतलब फर्स्ट पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त करता है, जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अपने आप को अगला पीढ़ी में दिखाता है, तो ऐसे लक्षण को हम लोग बोलते हैं प्रभावी लक्षण। हाँ, ऐसा लक्षण जो कि पहला पीढ़ी में, जो अगला पीढ़ी आएगा, जो फर्स्ट पीढ़ी आएगा,
स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता, मतलब स्वयं को नहीं दिखा पाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। जो प्रभाव नहीं दिखाया अप्रभाव, जो प्रभाव दिखाया प्रभावी लक्षण। बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है। मेंडल ने 2 गो प्रयोग किया था, एगो तो एकल संकर संकरण किया था, एगो द्वि संकर संकरण किया था। ये दोनों चीज जान जाएगा, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब बहुत बड़ा चीज है, बहुत मेन टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है। यही 2 गो प्रयोग पर 3 गो नियम दिया था मेंडल ने। क्या नियम दिया था? पहला प्रयोग से 2 गो नियम दिया, दूसरा प्रयोग से 1 गो नियम दिया। बात समझा? वो नियम तुमसे पूछेगा, प्रयोग तुमसे पूछेगा। पहला प्रयोग का नाम है एकल संकर संकरण। एकल संकर मतलब कि जब एक जोड़ा लक्षण को लेकर के उसके बीच संकरण कराएगा, निषेचन कराएगा, तब जाकर उसको बोलेंगे एकल संकर संकरण। संकरण मतलब होता है निषेचन कराना। अब ये बताए थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसको बोलते हैं, मोनो मतलब एक, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एकल संकर संकरण कहा जाता है। ऐसा संकरण जिसमें कि एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए जब संकरण कराया जाता है तब जाकर के उसको क्या कहते हैं? एकल संकर संकरण या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या फिर इसको दूसरे भाषा में बोल सकता है जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए इसके भिन्न युग्मक विकल्प। युग्मक विकल्प मतलब उसका जो जीन है, उसका जो एलील है, टी, छोटी टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी वाले पौधे को क्रॉस कराया जाता है, मतलब कि संकरण निषेचन कराया जाता है उसके बीच, तो एकल संकरण संकरण कहा जाता है। जैसे कि पौधे की लंबाई को ध्यान में रखते हुए एक लंबाई क्या हो सकता है? एक तो लंबा हो सकता है, एक तो बौना हो सकता है, को ध्यान में रखते हुए यदि क्रॉस कराया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे एकल संकरण। अभी यहाँ नहीं समझ पाएगा, अभी हम तुमको लाइट ऑन करो, उसके बाद हम समझाते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। रूम से मार्कर लेकर आओ तो मार्कर बढ़िया से आवे छे, साफ साफ खड़ा होके देख न, तोरा नीचा झलकत तो भुटकी। ध्यान पूर्वक समझेगा कि भाई जो एकल संकर संकरण जो कराया है मेंडल साहब ने, कैसे कराया है? तो एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कराना है। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण बोले तो लंबाई का लक्षण। लंबाई में कौन जी? एगो तो लंबा, एगो बौना। भाई एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, अब विपर्यासी लक्षण क्या है हम तुमको बता दिए हैं। मतलब एक गुण को उसको रखा जाएगा। क्या गो गुण को? एक गुण को ध्यान में रखना है इस बात को। एक गुण को रखा जाएगा, मतलब कि सिर्फ लंबाई लिया है तो लंबाई, जैसे हम यहाँ पे लंबाई ले, कुछ भी आकार भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। हाँ लंबाई लेते हैं ताकि तुम लोग समझो ध्यान से। लंबाई, लंबाई का गुण हम लोग ले रहे हैं, ठीक। लंबाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेल ना। टेल, टेल को कैसे प्रदर्शित करेंगे? टी से। किससे? यदि बौना होगा तो बौना को बौना के अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। बौना को होगा तो उसको छोटकी टी से। किससे? छोटकी टी से। अब देखो यहाँ पे प्रदर्शित करने में घबराएगा नहीं तुम लोग। भाई
यदि लंबा है तब जाके इसको बड़की टी से रख दिया, यदि बौना है तब जाके इसको क्या दर्शाएंगे हम लोग, छोटकी टी से। बौना को छोटकी टी से और लंबा को बड़की टी से। बात समझ में आया? अब देखना ही है कि जो अगला संतान पैदा होगा, अगला पीढ़ी जो पैदा होगा वो कैसा पैदा होता है। हम संकरण करा सकते हैं, कराएं संकरण? किस किस के बीच संकरण कराना है? लंबा और बौना। आइए संकरण कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। आई सब करा कौन रहा है? मेंडल करा रहा है। सोचो कि हम मेंडल हैं। मेंडल साहब प्रयोग करो। चलो पहले तो हम पौधा बना देते हैं, लेकिन पौधा हरदम नहीं बना पाएंगे। लंबा पौधा बनाना है जी, इतना जगह नहीं बचेगा। एगो लंबा पौधा ले लेते हैं, एगो बौना पौधा ले लेते हैं। ठीक, लंबा पौधा का क्या नाम रखे हैं हम लोग? बड़ी टी। अब बौना पौधा का क्या नाम रखे हैं? छोटी टी। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या कराना है? संकरण कराना है, निषेचन कराना है, जिसको संकरण को ही हम लोग बोलते हैं निषेचन। निषेचन, ठीक है, कोई बात नहीं आता है, देखो ये तब आता नहीं होगा। ठीक, अच्छा ठीक है। ये दोनों के बीच हमको क्या कराना है? निषेध। अब पता करना है कि अगला जो पीढ़ी आएगा, जो पहला पीढ़ी प्राप्त होगा हम लोग को कैसा प्राप्त होगा। तो ये कौन पीढ़ी है? ये जनक वाला पीढ़ी है, पैतृक पीढ़ी इसको बोलते हैं हम लोग। पैतृक पीढ़ी मतलब पिता वाला पीढ़ी है, जनक वाला पीढ़ी। अब ये दोनों के बीच यदि संकरण कराते हैं, निषेचन कराते हैं, तब हमको क्या पैदा होगा, क्या प्राप्त होगा? तो करा के देखते हैं। ये दोनों के बीच कराएंगे तो एगो तो मिलेगा बड़की टी और एगो मिलेगा छोटकी टी। फिर एकरा से एकरा में कराएंगे, मतलब ये दोनों से। तो एगो तो मिलेगा, फिर अपन को बड़की टी, फिर एगो मिलेगा छोटकी टी, फिर एकरा से एकरा में कराते हैं। तो एगो मिलेगा बड़की टी, एगो छोटकी टी ना। अब फिर एकरा से एकरा में कराते हैं तो एगो मिलेगा बड़की टी ये कौन चीज हो गया? मतलब कि भाई एगो बड़की टी है सब में, एगो छोटकी टी। अच्छा एक बात बताना भूल गए कि ये जो लिया है नी बड़की टी, दूगो बड़की टी एगो दूगो छोटकी टी, ये शुद्ध वाला है, शुद्ध लंबा है और शुद्ध बौना है। यहाँ पे लिख देते हैं शुद्ध लंबा पौधा, इसका मतलब है कि शुद्ध बौना पौधा। तब अशुद्ध केकरा बोलेंगे? यदि बड़की छोटकी मिल गया है तब जाकर अशुद्ध बोलेंगे। बात को समझा? हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि पहले मेंडल साहब कहीं से ढूंढ के लाए एक नंबर शुद्ध बौना पौधा और एक नंबर शुद्ध लंबा पौधा, और दोनों के बीच संकरण कराया, निषेचन कराया। उसको प्राप्त क्या हुआ? 4 गो पौधा प्राप्त हुआ। क्या को प्राप्त हुआ? 4 गो। अब देखना ही है कि पौधा में प्रभावी लक्षण कौन आता है, लंबा वाला आता है कि प्रभावी लक्षण बौना वाला आता है। देखना यही ना हम लोग को। देखते हैं। तो पहला पीढ़ी हम लोग को प्राप्त हो चुका है, इसका क्या नाम रख देते हैं? फर्स्ट पीढ़ी। क्या नाम रखेंगे इसका? फर्स्ट पीढ़ी इसका नाम रखेंगे। ये फर्स्ट पीढ़ी हमको प्राप्त हुआ, 4 गो बला जो 4 गो पौधा मिला है। अब इसका नाम क्या है? तो देखो तब जाके मेंडल को पता चला कि जहाँ जहाँ बड़का टी लग जाएगा वहाँ वहाँ लंबा पौधा आ जाएगा। जहाँ जहाँ बड़का टी आ जाएगा वहाँ वहाँ लंबा आ जाएगा। यानी कि चारों पौधा कैसा बन गया? चारों पौधा उसको कैसा प्राप्त हुआ? लंबा प्राप्त हुआ। लंबा पौधा कैसा पौधा मेंडल को प्राप्त हुआ है अभी? लेकिन लंबा तो प्राप्त हुआ, लेकिन अशुद्ध लंबा प्राप्त हुआ। वह शुद्ध लंबा मतलब शुद्ध लंबा नहीं है। शुद्ध लंबा का क्या गुण है? बड़की टी होना चाहिए, कैपिटल टी होना चाहिए, लेकिन यहाँ कैपिटल और स्मॉल दोनों है, यानी कि अशुद्ध लंबा है। इसमें बौना वाला भी गुण कुछ ना कुछ तो। बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ें।
अब इसका अब आगे कौन चीज करता है मेंडल साहब, इसका गणितीय दिमाग बहुत तगड़ा था, गणितीय दिमाग लगाता है, सोचता है कि भैया एकरा में से दूगो उठा के एकरे दोनों के बीच कराते हैं, देखते हैं क्या होता है, समझा। मतलब ये दूगो जो ई 4 गो पौधा प्राप्त हुआ है, एकरा में से दूगो पौधा उठाता है, एकरा दोनों के बीच स्वपरागण कराता है, देखता है क्या प्राप्त होता है। तो क्या जो पौधा प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, F1PD प्राप्त हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं कि F1PD के 2 पौधे के बीच स्वपरागण कराते हैं, 2 पौधे का स्वपरागण, F1PD के 2 पौधे का स्वपरागण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, समझेगा तुम लोग। क्या कराने वाले हैं अब हम लोग, F1PD, जो F1PD 4 पौधा प्राप्त हुआ, ई पौधे 4 पौधे में से 2 पौधे उठा करके उसके बीच उसके बीच में उसके साथ हम लोग क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। क्या कराएंगे, स्वपरागण बोले तो एक पौधा से अपने आप हो जाएगा, एक पौधा अपने आप पौधा प्राप्त करेगा, ठीक। अब ये दोनों पौधा को उठाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब इसको हम लोग ऊपर ले आते हैं, इस क्रिया को यहाँ पे, समझ रहे हैं यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ से F1PD से हम लोग उठाते हैं 2 पौधा, क्या पौधा को, यहाँ पे क्या क्या गुण है, एगो है बड़की टी, एगो है छोटकी टी, और यहाँ पे एगो और 2 पौधा उठाना है, 2 पौधा उठा लिए। ये क्या है, वो अशुद्ध लंबा है, वो अशुद्ध लंबा है जी, दोनों अशुद्ध लंबा है, इसको लिखिए देते हैं। आप समझा कि दोनों अशुद्ध लंबा लिए हैं। अब इसके बीच मेंडल संकरण कराता है, बहुत टाइम लगता है कराने में, बहुत टाइम लगा था उसको, एक के दिन में नहीं ना हो जाएगा, बहुत 8 साल लगा था ये सब कराने। 8 साल के बाद निष्कर्ष प्राप्त हुआ हम लोग को, तब आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी दोनों के बीच हम लोग क्या करें, ये कौन पौधा है, तो F1PD का पौधा है, ये कौन पौधा है, F1PD का है, ठीक। अभी दोनों के बीच हम लोग संकरण कराते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, 2 बड़की टी, इसके बीच कराएंगे तो बड़की टी और छोटकी टी, इसके बीच कराएं तो ना एगो बड़की एगो छोटकी, एगो बड़की एगो, और इसके बीच कराएं तो 2 छोटकी। अब भाई मेंडल का दिमाग गया घुर, भाई ये कौन सी हो गया, यहाँ तो 2 छोटकी टी आ गया, बाकी तीनों बड़की टी है, यानी कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि एगो गुण आ गया लंबा वाला पौधा, और 2 अशुद्ध लंबा हो गया, एगो बौना हो गया ना, एगो शुद्ध लंबा हो गया, 2 अशुद्ध लंबा होगा, एगो शुद्ध बौना होगा। नहीं समझ रहा है तुम लोग, अरे भाई शुद्ध लंबा वाला को हम लोग कौन चीज दर्शाते हैं, बड़की टी से, तो 2 बड़की टी प्राप्त हुआ है हम लोग को। बड़की टी मतलब कि शुद्ध लंबा है, और बड़की टी और छोटकी टी मतलब कि अशुद्ध लंबा है, और 2 छोटकी टी मतलब कि, देखा। अब यहीं पे मेंडल का दिमाग घुमा, भाई उस लंबा पौधा से बौना पौधा कैसे प्राप्त होगा, यानी कि ओकर दादा वाला से कुछ गुण आया होगा, ओकर बाप वाला से कुछ गुण आया होगा, यानी गुण आया है ना। कल हम तुमको एक क्वेश्चन किए थे, तुमको पता था कि यदि किसी का बाप और माँ दोनों गोरे हैं तो बेटा काला पैदा हुआ है, कैसे काला पैदा हुआ, यानी कि ओकर दादा गोरा होगा, ओकर दादा वाला गुण ओकर बाप में आया, ओकर बाप वाला गुण गया ओकर बेटा में, और लेकिन पता नहीं चला। यहाँ पे पता चला है, लेकिन यहाँ पे पता चल गया ना, दाल में कुछ काला है, बात समझ रहा है ना। यदि ओकर दादो काला है तब यानी कि ओकर नानी काला होगा, नानी गोरा होगा, हाँ बात समझ रहा है ना। इसी प्रकार से यहाँ है, इसी प्रकार का गुण हम लोग मानव पे लगा सकते हैं, इसी प्रकार का गुण हम लोग जानवर पे लगा सकते हैं, इसी प्रकार का गुण हम लोग लगा सकते हैं, यही नियम हम लोग लगा सकते हैं पेड़ पौधा पक्षी पर, सब पर लगा सकते हैं। हालांकि प्रयोग तो मटर के पौधा पर किया जा सकता है, और जो एक जीव में होगा वही सारा जीव पे लागू हो सकता है। तो यही बात है भाई, समझ में आया।
अरे भाई न्यूटन ने सेब को गिरा करके प्रयोग किया था गुरुत्वाकर्षण का, तो खाली सेबे गिरता है कि मार्करो गिरता है कि पौधों गिरता है, सब चीज नीचे गिरता है ना। उसी प्रकार से यदि मटर के पौधा पे प्रयोग किया जा रहा है तो सब पौधा पे हो जाएगा ना प्रयोग। अब समझो बात को। यानी कि हम लोग को प्राप्त क्या हुआ, देखो भाई अब हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं। चार्ट ना है, पाई चार्ट। तुमको यही बनाना है। हम लोग लिए कौन सी हैं, बड़की टी छोटकी टी, बड़की टी छोटकी टी, बड़की टी बड़की टी छोटकी टी। अभी दोनों के बीच क्या कराना है, संकरण कराता है। करा करके हम लोग यहाँ लिखते हैं, उसके बाद नाम लिखेंगे, ठीक। ठीक, अब प्रयोग कराते हैं इसके बीच। तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, दो बड़की टी, बड़की टी छोटकी टी, बड़की टी छोटकी टी, दो छोटकी टी। समझा? दो बड़की टी का मतलब है शुद्ध लंबा, बहुत अच्छा, शुद्ध लंबा पौधा। बड़की टी छोटकी टी का मतलब है अशुद्ध लंबा। यह होगा अशुद्ध लंबा। आई कैसा हो जाएगा, देखा एगो बौना मिला ना, कुछ तो गड़बड़ था, वो गड़बड़ खत्म हो गया। अब इसमें एगो जीनोटाइप होता है, फिनोटाइप होता है। बाहरी गुण यदि देख रहे हैं तो उसको भौतिक लक्षण बोलते हैं। तुमको पता है भौतिक लक्षण वाला गुण क्या है? इसमें भौतिक लक्षण वाला गुण को देखो। अच्छा, यही बात को हम लोग यहाँ लिखे हैं ताकि समझने में आसानी हो। यही बात को यहाँ लिखे हैं, यही घटना यहाँ घटाए हैं और यही घटना यहाँ घटाए हैं। समझा? भौतिक लक्षण मतलब बाहरी गुण देखने से क्या मिलता है कि 3 गो लंबा पौधा छो, एगो बौना पौधा छो, ठीक। इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको मेंडल साहब नाम दिया था फिनोटाइप। क्या नाम दिया था? फिनोटाइप। क्या नाम दिया? फिनोटाइप। भौतिक लक्षण को हम लोग मेंडल क्या नाम दिया? फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या है, मतलब भौतिक लक्षण हमको क्या दिख रहा है, 3 गो लंबा एगो बौना, यानी कि 3:1, 3:1। अरे भाई 3 गो लंबा भौतिक मतलब कि बिना गुण बिना अंदर जाइले बाहर से हमको क्या दिखेगा, 3 गो लंबा है एगो बौना, यानी 3:1। फिनोटाइप कौन सी हो गया? 3:1, 3:1। बात समझा? ठीक, ये हो गया कौन सी भौतिक लक्षण। अब हम लोग देखते हैं जीनोटाइप। अब जीन के अंदर यदि घुसे, अरे भाई जब सबके अंदर घुसेंगे तो क्या मिलेगा? जीन मिलेगा। जीन वाला लक्षण को हम लोग देखते हैं। जीन वाला लक्षण का नाम दे दिया मेंडल साहब ने जीनोटाइप। क्या नाम दे दिया? जीनोटाइप। क्या नाम दे दिया? जीनोटाइप को देखो, अंदर वाला गुण, अंदर वाला गुण कौन सी है? एगो है शुद्ध लक्षण, एगो और एगो है अशुद्ध लक्षण, यानी 2 गो हो गया अशुद्ध लक्षण ना, एगो हो गया फिर शुद्ध लक्षण। यानी कि इसका अनुपात क्या निकलेगा? जीनोटाइप का अनुपात देखो, एगो हो गया अपन शुद्ध लक्षण ना, 1 और 2, 2 गो हो गया अशुद्ध लक्षण लंबा वाला, हाँ एगो फिर हो गया शुद्ध लक्षण। अब देखो दोनों अनुपात हम निकाल चुके हैं, ध्यान पूर्वक देखेगा तुम लोग।
ध्यान से देखो, यानी कि पूरा एकल संकर संकरण का अब निष्कर्ष निकल गया है। अब निष्कर्ष क्या है कि जब सबसे पहले मेंडल ने कहीं से शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया, लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों को आपस में संकरण कराया तो 4 गो पौधा प्राप्त हुआ। चारों में चारों अशुद्ध लंबा, चारों में चारों अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ और चारों में से जब 2 गो को उठा करके फिर से संकरण कराया तब जाके इसको जो 4 गो पौधा प्राप्त हुआ वो 4 में से 1 गो शुद्ध लंबा था, 2 गो अशुद्ध लंबा था, 1 गो बौना था। इसका जब जीनोटाइप निकाला गया तो 1 गो कौन सी था शुद्ध लंबा, 2 गो अशुद्ध लंबा और 1 गो शुद्ध बौना। बात समझा? यदि फिनोटाइप बाहरी गुण से देखें, बाहरी लक्षण देखें तो 3 गो लंबा था, 1 गो बौना था। अब मेन चीज यही है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा, फंसाएगा तुमको। तुमसे कैसे पूछेगा? ऐसे थोड़ी पूछेगा। तुमसे पूछेगा कि मेंडल ने एकल संकर संकरण में का जीनोटाइप बताइए। तुमको याद रखना पड़ेगा कि एकल संकर संकरण का जीनोटाइप है 1:2:1। एकल संकर संकरण का फिनोटाइप है 3:1। बात समझा? इस चीज को तुमको याद रखना पड़ेगा भाई दिमाग में कि मेंडल का एकल संकरण या फिर मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहता है फिनोटाइप में 3:1 और जीनोटाइप में 1:2:1। सारा मूल सिद्धांत यहीं पे निकल जाता है। बात समझा? मेंडल का पूरा सिद्धांत यहीं पे निकलता है। यही है सारा चीज यही है कि कैसा पौधा प्राप्त हुआ। यहाँ पे सारा चीज लिखा है। 3 मतलब 3 गो मतलब कि लंबा पौधा है, 1 गो बौना है और यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध का चर्चा किया गया है। 1 गो शुद्ध है, फिर 2 गो अशुद्ध है, 1 गो शुद्ध है। बात समझा? अब देखो, अब हम लोग क्या कराए हैं? एकल संकर संकरण में कराए हैं। अब कराते हैं, अब मेंडल 2 गो प्रयोग किया था, अभी 1 प्रयोग हुआ है, 1 गो प्रयोग खत्म हो गया। बात समझा? अब इस प्रयोग के आधार पर 2 गो नियम दिया मेंडल। क्या नियम दिया? 2 गो नियम दिया। 1 गो प्रभाविता का नियम दिया, 1 गो दिया पृथक्करण का नियम। ठीक, एक एकल संकर संकरण से 1 गो द्वि संकर संकरण जब कराता है तो वहाँ पे देता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम पूछा गया है। अब पूछे ना पूछे तुमको समझना है। समझो भाई कि एकल संकरण जब मेंडल कराया 2 गो नियम दिया। 1 गो दिया प्रभाविता का नियम, 1 गो दिया पृथक्करण का नियम। और जब द्वि संकर संकरण कराया तो 1 गो नियम दिया, उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हम सब लिखा देंगे, तुमको नोट्स भी देंगे। ध्यान से पहले समझो, ये एकल संकर संकरण से क्या गो नियम दिया? कौन कौन? प्रभाविता और पृथक्करण। ठीक है, आगे हम तुमको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाइट ऑफ करो, रिकॉर्डिंग चालू करो। तो अब यहाँ पे तुम लोग समझ जाएगा, पहले कंफ्यूज हो जाता। देखो, 2 गो लिया था शुद्ध लंबा, 2 गो लिया था शुद्ध बौना। और दोनों के बीच जब संकरण कराया तो 4 गो कैसा प्राप्त हुआ? इसको अशुद्ध बौना प्राप्त, अशुद्ध लंबा प्राप्त हुआ। यानी कि एगो बात तक नहीं बताना भूल गए। यानी कि देखो भाई, यहाँ पे प्रभाव कौन दिखाया? प्रभाव कौन दिखाया? आप बताओ, प्रभावी लक्षण बताओ। किसी को कोई दिक्कत है? चाचू कर रहा है। यहाँ पे प्रभाव कौन दिखाया? प्रभावी क्या दिक्कत है भाई? प्रभावी लक्षण कौन सी है? मतलब प्रभाव कौन दिखाया? बड़की टीटी वाला दिखाया, छोटकी टीटी वाला दिखाया? बड़की टी वाला दिखाया, लेकिन प्रभाव तो दिखाया है बड़ी टी और छोटी टी ने। यानी कि अशुद्ध लंबा इसका प्रभाव हुआ है। बड़की टी सीधा लिख दो, बड़की टी इसका प्रभाव हुआ। छोटकी टी तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। यानी प्रभावी लक्षण कौन आया? बड़ी टी। और प्रभावी लक्षण छोटी टी। बहुत अच्छा, समझ गया। यानी कि अब क्या करता है कि प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुआ इसको। अब क्या करता है देखो ध्यान से,
मेंडल ने जब मटर के शुद्ध लंबे पौधे व शुद्ध बौने पौधे के मध्य निषेचन या संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए ना। वही बात को थ्योरी में लिखा गया है, यानी कि एकल संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड जब क्रॉस करा रहा है, देखो यहाँ पे पौधा बनाया गया है, एगो लंबा है, एगो देखो एगो लंबा पौधा है, एगो बौना पौधा है, ये दोनों के बीच संकरण कराया तब जाके कैसा इसको पौधा प्राप्त हुआ, 4 गो लंबा पौधा प्राप्त हुआ, लेकिन कैसा लंबा, अशुद्ध लंबा। और जब ये दोनों में से 2 गो पौधा के बीच संकरण कराया तब जाके इसको प्राप्त हुआ, पहला प्राप्त हुआ था लंबा, दूसरा लंबा, तीसरा लंबा, चौथा बौना ना। यानी कि पहले में सब पौधा लंबा हुआ, दूसर में सब पौधा लंबा हुआ, तेसर में सब पौधा लंबा हुआ, चौथा में सब पौधा बौना हो गया। लेकिन इसमें शुद्ध लंबा हुआ, इसमें अशुद्ध लंबा हो गया, इसमें भी अशुद्ध लंबा हो गया। अशुद्ध लंबा मतलब कि कुछ बौना है कुछ लंबा है। बात समझा? अब देखो यहाँ पे इसी को लिखा गया है, तुमको जो बनाना है कॉपी में, ऐसे करके लिया था, ऐसे ऐसे करके प्राप्त हुआ इसको। तो अनुपात क्या है, मेन तो जीनोटाइप और फिनोटाइप है। तो फिनोटाइप कैसा क्या हुआ, 3:1, और जीनोटाइप क्या हुआ, 1:2:1। यानी कि यदि टीटी का अनुपात लिए तो एगो है बड़की टीटी, 2 है बड़की टी और छोटकी टी, और एगो है छोटकी टी। समझा? मेन चीज यही है पूरा इसका। अब निष्कर्ष क्या है, जो कैलकुलेशन निकला इसको क्या है, मेंडल ने एक मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे को लेकर संकरण कराया तो पाया कि जब शुद्ध लंबे यानी कि बड़की टीटी और शुद्ध बौने यानी छोटकी टीटी पौधे के बीच निषेचन या संकरण कराया तो पहली पीढ़ी जो प्राप्त हुआ सभी पौधे लंबे थे। पहला इसका निष्कर्ष था, नहीं था। दूसरा निष्कर्ष, जब प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे के बीच स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुआ था ना। अरे भाई एगो बौना प्राप्त हुआ था, बाकी सब लंबा। ठीक, लक्षण प्रारूप अनुपात यानी कि फिनोटाइप इसका क्या निकला, 3:1। और जीन प्रारूप अनुपात इसका क्या निकला, 1:2:1। ये निष्कर्ष है, ये तुमको लिखना पड़ेगा यदि पूछा है। बात समझ में आया? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब जो ये इसी का कहीं कहीं नाम दिया जाता है एक जीन की वंशागति, या फिर इसको ही एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। परिभाषा क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, जब पौधे के एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण को ध्यान में रखकर उनके मध्य से क्रॉस कराया जाता है तो एकल संकरण क्रॉस करा जाता है। जैसे कि यदि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा को बीच संकरण कराया जाए तब जाकर ना। ठीक, अब यहाँ पे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच क्रॉस कराया गया और हमको जो प्राप्त हुआ, मेंडल ने F1 पीढ़ी के सभी पौधे अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे, मतलब उसको जो भी प्राप्त हुआ वो सब यहाँ पे लिखा गया है। ये सब तो हम बता दिए तुमको, सीधा थ्योरी पढ़ने का जरूरी ही नहीं है यहाँ पे जीनोटाइप। अच्छा हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात आता है कि भाई जो मेंडल साहब थे, मेंडल ने एकल संकर संकरण जब कराया था उस पर आधारित कुछ नियम दिया था। अभी तुमको हम बताए थे कि 2 गो नियम दिया था, एगो प्रभाविता का नियम दिया था और एगो विसंयोजन का नियम दिया था। ठीक, दोनों को समझते हैं क्या है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, यह नियम एकल संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। तुमसे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रभाविता का नियम किस प्रयोग पर आधारित है, तो एकल संकर संकरण पर आधारित है। क्या कहता है यह नियम, कभी कभी क्या, इस नियम इसे मेंडल का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। पहला सिद्धांत दिया पहला प्रयोग पर। मेंडल के अनुसार विपरीत लक्षण के जनक के मध्य संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसको हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। पहला पीढ़ी जो प्राप्त हुआ कैसा प्राप्त हुआ था, प्रभावी लक्षण के क्या था उसमें, बड़की टी का लक्षण उसमें आया था, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, प्रभाविता का नियम। ठीक, अब एगो है विसंयोजन या पृथक्करण का नियम।
विसर्जन या पृथक्करण का नियम, या फिर इसी का तीसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। अलग अलग रूप से तुमको पूछेगा, तुम घबरा जाएगा, लेकिन हम तीनों नियम लिख दिए हैं, तीनों बात लिख दी हैं। यह नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है। क्या कहता है, नियम क्या है यहाँ पे लिखा गया है, एक जोड़ी यदि विपर्यासी लक्षण को वाले जनकों को मध्य संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी जो प्राप्त होगा, प्रभावी और अप्रभावी जीन जीवन भर साथ साथ रहते हैं, परंतु F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी जो प्राप्त होगा, वही बात लिखा गया है। जब F1 पीढ़ी का F2 पीढ़ी से का स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी जीन पृथक हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाता है। एगो बन जाता है लंबा, एगो बन जाता है बौना ना। F1 और F2 प्रभावी और अप्रभावी जीन पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो गया था। टीटी एगो अलग हो गया था, बड़ी टीटी अलग हो गया था, यानी कि यही नियम को उसने नाम दिया शुद्ध युग्मक पुनः प्राप्त होते हैं, यानी कि शुद्ध युग्मक उसको प्राप्त हो। युग्मक क्या था, अरे भाई इसमें पौधा में युग्मक क्या, टीटी है ना, तो इसी का हम लोग उसने नाम दिया पृथक्करण का नियम। जब लिखेगा 10 बार पढ़ेगा पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हालांकि अब ये तुमको हो जाना चाहिए था। तो ये है प्रथम नियम का इसका, ठीक है। यहाँ तक तुमको लिखना है प्रथम प्रयोग का। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रयोग पर। अब हम लोग दूसरा इसका प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दो जीन की वंशागति, यानी कि इसमें 2 जीन लिया जाएगा, यानी कि इसका प्रयोग का क्या नाम होगा, द्विसंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, क्या कहता है डायहाइब्रिड क्रॉस का परिभाषा क्या है, जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण को लिया जाएगा, यानी कि आकारों लिया जाएगा, रंगों लिया जाएगा, कोनो 2 ले लो। मेंडल ने 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जैसे पीले व गोल समयुग्मजी बीज, अच्छा विपर्यासी लक्षण का क्या नाम है, समयुग्मजी बीज, यानी कि 2 लिया, एगो तो पीला और गोल लिया और एगो बीज लिया। पौधे का हरे व झुर्रीदार समयुग्मजी वाले के मध्य पौधे के बीच संकरण कराया, यानी कि 2 इसका गुण लिया है। कौन कौन 2 गुण लिया है देख लो भाई। ध्यान से देखो, एगो तो गोल लिया और एगो लिया झुर्रीदार, और रंग में कैसा लिया, पीला लिया और हरा लिया। बात समझा, देखो इसमें 2 गुण है, इसीलिए इसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। भाई गोल है तो पीला है, और झुर्रीदार है, झुर्री मतलब झरल उड़ल, वो सुखल पखल नहीं रहता है, ठीक ना, ऐसा ही। तो झुर्रीदार और हरा, तो 2 गुण है ना। अच्छा, गोल को राउंड कहते हैं हम लोग, येलो को सॉरी पीला को येलो कहते हैं, इसीलिए R और Y ले लिए हैं, ठीक है। इधर से झुर्रीदार को कुछ भी बोले, हरा को कुछ भी बोले, लेकिन इसी का छोटका लेंगे ना। तुमको पता है अगला जो विपर्यासी रहेगा उसका छोटका होता है। भाई बौना का लक्षण टेल नहीं होता है, लेकिन उसमें छोटकी टी लिए थे। उसी प्रकार से इसका अंग्रेजी कुछ भी हो, झुर्रीदार यदि है तो उसमें छोटकी R लेंगे, और हरा है तो उसमें छोटकी Y लेंगे, क्योंकि भाई इधर बड़की Y लिए हैं, इधर छोटकी Y लेंगे। अब ये दोनों के बीच संकरण कराते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है, यानी कि कराते हैं। देखो ध्यान से समझेगा तभी समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा तो रटना पड़ेगा। देखो हम लोग क्या लिए हैं, एगो पीला लिए हैं, एगो गोल लिए हैं, इधर लिए हैं अपोजिट वाला में हरा और झुर्रीदार, दोनों के बीच जब संकरण कराते हैं, यहाँ पे लिखा गया है मेन कैलकुलेशन, जब पूरा कराएगा तब ई पाई चार्ट प्राप्त होगा तुमको द्विसंकर संकरण से। देखो समझो, जब बड़की Y और छोटकी R इधर है, इधर है बड़की Y और छोटकी R, दोनों के बीच संकरण कराते हैं तो पीला और गोल प्राप्त होता है, ऐसे करके प्राप्त होता है। ई पाई चार्ट तुम लोग लिख लेना, ठीक। हमको प्राप्त करना है जीनोटाइप और फिनोटाइप। वो क्या है देखो, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप एकदम थोड़ा लचीला है। लक्षण प्रारूप को हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप,
जीन प्रारूप को बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक, 9:3:3:1 है। इसमें क्या है, 1:2:4:1:2:1:1:2:1:1 ये पूरा है। इसमें तुमको कैसे भी याद रखो, इसको याद रखना है, समझा। इसको हम लोग ऐसे याद किए थे, एक के बार लिख लिए थे सटा के बाद में अनुपात दे दिए थे। जैसे यहाँ पे है ना 1 2 1 2 4 1 4 1 2 1 2 1। जब इंटर का पढ़ाए थे ना तो ऐसे करके याद करवाए थे। इसमें याद रखे थे 9:3:3:1 931 और इतना इसको पढ़ लेना। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ये याद है ना बाकी सब चीज याद हो जाएगा तुमको। लेकिन यदि द्विसंकर प्रयोग पूछा है तब जाकर तुमको पूरा बनाना पड़ेगा। अब बना देगा, पारे क्रॉस करा के उसके बीच करा देगा जितना पौधा प्राप्त होगा, और तो पते है लिख लेगा तो पता चलिए जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का होता है चैप्टर लास्ट, और इसमें एक नियम दिया है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इससे एगो नियम दूसरा सिद्धांत से एगो नियम देता है। कौन नियम देता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ना। यानी कि द्विसंकर संकरण से बने पहला पीढ़ी में पौधे पीले और गोल बीज वाले थे। कैसा था? पीला और गोल बीज वाला था। ठीक, निम्नलिखित संयोजन वाले पौधे उत्पन्न हुए। पीले और गोल बीज वाले कैसे प्राप्त हुआ? कितना प्राप्त हुआ? 9 गो पीला, झुर्रीदार 3 गो। ठीक, और हरे और गोल बीज वाले 3 था, हरे और झुर्रीदार 1 था। इस प्रयोग के आधार पर मेंडल द्वारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रतिपादन किया गया। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया, मतलब इससे क्या प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकला? वो निष्कर्ष का एगो नियम देता है मेंडल साहब, उसका नाम रखता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक, इस नियम के अनुसार जब दो भी प्रयासी लक्षण को, क्या को लक्षण लिया गया है? 2 गो लक्षण लिया गया है वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर निर्भर नहीं करता है। निष्कर्ष निकलता है कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर निर्भर नहीं करता है। दोनों लक्षणों के एलील मतलब उसका जो टीटी है, यहाँ पे RR है और YY है, लेकिन उस पर हम बढ़ रहे हैं, रूप में युग्मकों के अलग अलग होते हैं, अलग अलग जाते हैं और स्वतंत्र रूप में अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। जैसे कि मेंडल ने जब गोल व पीले बीज RR और YY और झुर्रीदार मतलब कि छोटकी RR और YY, झुर्रीदार में कैसा है? हरा बीज है, और गोल में कैसा है? पीला बीज है। ठीक ना, ये दोनों के बीच जब संकरण कराया तो मटर के पौधे के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी, इसमें भी पहला पीढ़ी होगा दूसरा पीढ़ी होगा। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल और पीले बीज था। सब पौधा प्रथम पीढ़ी में कैसा निकल गया? गोल और पीला वाले प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? खाली गोल और खाली पीला। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधे के मध्य स्वपरागन कराया गया, फिर से प्रथम पीढ़ी को निकाला गया, उसके बीच क्या कराया गया? स्वपरागन कराया गया। तब जाके जो द्वितीय पीढ़ी के 4 पौधे के प्राप्त हुए, उनमें फिनोटाइप का अनुपात कुछ इस प्रकार का था, 9:3:3:1। बात समझा? यानी कि 9 गो जो पौधा था वो पीला वाला और गोल प्राप्त हुआ, और 3 गो पौधा प्राप्त हुआ पीला और हरा। अब 3 गो पौधा प्राप्त हुआ झुर्रीदार और पीला, और 1 गो पौधा प्राप्त हुआ झुर्रीदार और हरा। यानी कि सारा गुण आया इसमें भी, द्वितीय पीढ़ी में भी। देखो यहाँ पे सारा गुण आया है, गोल और पीला भी प्राप्त हुआ, गोल और हरा भी प्राप्त हुआ, झुर्रीदार और पीला भी प्राप्त हुआ, झुर्रीदार के साथ हरा भी प्राप्त, मतलब कि 2 गो जो 4 गो दिया था, चारों प्राप्त हो गया। पहले तो पहला पीढ़ी में 1 के गुण प्राप्त हुआ, गोल और पीला सारा। लेकिन जब वो पहला पीढ़ी से 2 गो पौधा के निकाल के दोनों के बीच स्वपरागन कराया गया, तब जाके अगला पीढ़ी प्राप्त हुआ, कुछ इस प्रकार का प्राप्त हुआ। पहला पीढ़ी को ध्यान में रखो, पहला पीढ़ी को जब कराएंगे तो जब सब सारा पौधा प्राप्त होगा, गोल और पीला प्राप्त हुआ सब पौधा। लेकिन जब अगला पीढ़ी प्राप्त किया गया
फिर से, तब जाके इसे प्राप्त हुआ। बात समझा? तो तुमको याद रखना, क्या रखना है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम याद रखना है तुमको, संयोजन का नियम याद रखना है तुमको, पृथक्करण का नियम याद रखना है तुमको, ये और जो नियम है वो तीनों नियम तुमको याद रखना है। और जो पहला प्रयोग का याद रखना है जीनोटाइप, और दूसरा प्रयोग का याद रखना है फिनोटाइप। अब यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म। और ठीक, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तीनों नियम याद रखेगा, दोनों में प्रयोग याद रखेगा। मानी बाकी जो देखो 3 गो नियम और 2 गो प्रयोग, मेन चीज इस चैप्टर का पर्पस यही है। बाकी पिछला जो भी है वह सब एगो पॉइंट है, बस इसी बात को समझाने के लिए वो पॉइंट लिखवाए थे, जितना चीज़ लिखवाए हैं। मेन चीज़ ये है, इसको याद रखना है तुमको। बात समझा? तो इस सब चीज़ को छापना होगा, तुमको याद करना होगा। और यहाँ पे चैप्टर हम लोग का ख़त्म होता है। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, जो कि है हमारा पर्यावरण। ठीक, और लास्ट चैप्टर है। उम्मीद करते हैं कि अगला क्लास से हम लोग का बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा।